नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए हम आज विज्ञान का पेपर है हल कराने वाले हैं। साइंस का पेपर पूरा हल है वो कराएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। एकदम आपको मक्खन की तरह है वो समझाएंगे। आपको एक बार पढ़ते ही याद है वो हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, आधा देखिएगा, यदि समझ में नहीं आया तो उस समय आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो खंड अ है, पहले आप देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है लार में उपस्थित एंजाइम है। जो लार में उपस्थित है ना एंजाइम है वो कौन सा है? लाइपेज। ये लाइपेज है ना, ये कहाँ पर उपस्थित होता है? ये तो आपका अग्नाशय में उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में। और हमें क्या पूछा है? हमें तो लार में उपस्थित पूछा है। तो लार में कौन सा हो जाएगा आपका? वो ऑप्शन है वो टाइलिन है, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन, ये कहाँ पर होता है? तो ये बिल्कुल आपका होता है, आपका पेप्सिन पेट में है, ठीक है। पेट और अग्नाशय में है, ये होता है कौन सा? आपका पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद ये रेनिन, ये दो ऑप्शन है ना आपको दिए हुए, ये कहाँ पर होता है? तो रेनिन शीशों के जठर रस में होता है। कहाँ पर होता है? शीशों के जठर रस में। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है। दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नामक के एंजाइम की जरूरत है वो होती है, ठीक है। ये बात याद रखना। उसके बाद एक और बात याद रखनी कि ये एंजाइम अमाशय में मौजूद एक ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और ये एक बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक है वो स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। और इसमें आपका लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकिनिन, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इंसुलिन की। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका निर्माण होता है अग्नाशय में। कहाँ पर होता है? ये इसका निर्माण अग्नाशय में होता है। जिस प्रकार हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन में, ठीक है। तो इसी प्रकार ये इंसुलिन है ना, ये कहाँ पर है आपका? ये कहाँ पर है? अभी बताया मैंने, अग्नाशय में। कहाँ पर है? अग्नाशय में, ठीक है। उसकी बात करें थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन है ना, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ? किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से ये स्रावित होता है थायरोक्सिन। ये दवा शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हृदय और पाचन तंत्र के कार्य को नियंत्रित है वो करती है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता चल गया है। अब वो बात करें एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की बात है, ये एक सेक्स हार्मोन है। क्या है? ये एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है साइटोनिन, ठीक है। तो इस ये क्या है? ये आपका पादप हार्मोन है। और हमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यही आपका पादप हार्मोन है जो ये क्या करता है? ये पत्तियों की क्या करता है? पत्तियों की जो वृद्धि होती है ना, उसको तो रोकता है और तना में वृद्धि लाता है। तना मतलब तना में की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। ये हार्मोन ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा। इसमें 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर वाले में, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? साइटोनिन, ठीक है। और ऊपर वाले में टाइलिन है ना, ये मैंने आपको बता दिया, लार में उपस्थित एंजाइम है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है ये किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? किसने मतलब ये बताया है ना? तो ये बात है 1859 की। कब की है? 1859 की, ठीक है। पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, मेंडल या फिर वेटसन, ठीक है। और देख सकते हो आप। और इसमें क्या है? पहली बात तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण या तो क्या होता है? कम होता है या फिर अधिक है वो होता है, ठीक है, हो जाता है, उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ये इसका मतलब ये प्रतिपादन किसने किया ये सिद्धांत? तो ये बात है 1859 की। कब की बात है? 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। तो बिल्कुल आपका ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता दिया प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है क्या? जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण या तो कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपका हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है, देख सकते हो। निम्न अभिक्रिया जो कि आपके दी हुई Fe2O3 प्लस 3CO आगे तीर का निशान है आप देख सकते हो, और 2Fe प्लस 3Ca2 में अपचित पदार्थ हैं। कौन सा अपचित पदार्थ है वो बताना है? CO, Fe, CO2 या फिर Fe2O3, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Fe2 तो है ना, वो आका है आपका
अपचित पदार्थ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला दे सकते हो, स्टार लगा देना इसको, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये रक्त का पीएच मान है 0, 2, 4, 7.4। ठीक है, तो बिल्कुल आपका रक्त का पीएच मान आमतौर पर थोड़ा क्या होता है, सार्की होता है, सार्की होता है। तो सार्की क्या होता है आप देख सकते हो, जो कि 7.4 होता है। ठीक है, तो 7.4 कहाँ पर है, दो ऑप्शन दे सकते हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, वो किस धातु का बना होता है, लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का, या फिर सोने का। ठीक है, तो बिल्कुल आपका टंगस्टन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टंगस्टन, जो बो ऑप्शन है इसका बना होता है। कौन सा, विद्युत बल्ब का जो धातु का बना होता है तंतु। ठीक है, और इसका ना बात कर लेते हैं टंगस्टन धातु के बारे में। तो टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में, यदि आपको पूछा जा सकता है कि जो टंगस्टन धातु का उपयोग है वो लिखिए, तो किस में बनाने में वो होता है, फिलामेंट बनाने में। यह एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। क्या है, ये बहुत ही उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। कौन सी, टंगस्टन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, और निम्न किस में होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका किस में हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगा। निर्वात में ना प्रकाश का वेग है ना सर्वाधिक है वो होता है। प्रकाश को प्रसारित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है वो नहीं होती है, और निर्वात भी वैसे ही है। निर्वात क्या है, कोई माध्यम है वो नहीं है, इसलिए ना प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। अब है स्टार लगा देना, इसमें पॉइंट में क्या लगाना, स्टार है वो लगा देना कि प्रकाश का निर्वात है। फिर है आपका जल, ठीक है, और ये आपका पानी, ये रहा जल, और फिर वायु ये हो गया। अपेक्षा कांच में सबसे कम होगा, किस में कम होगा, कांच में। आपको कम पूछे इसकी जगह कि प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन कांच में लाइट लगाओगे। ठीक है, कांच। और अगर आपको सर्वाधिक पूछे तो आप क्या लगाओगे, निर्वात लगाओगे। ठीक है, और निर्वात होता है, क्या होता है, ये कोई माध्यम है वो नहीं होता है, इसलिए ना प्रकाश का वेग इसमें सर्वाधिक जल्दी प्रसारित है वो होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आपको याद करना है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, 8th क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ठीक है, वह कौन सा है, तो वो आपको है बताना इसमें, है ना, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कौन सा हो जाएगा, दृष्टि पटल है वो राइट आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। मतलब ये है ना, ये लिखा हुआ है ना ओम, ठीक है, ओम और मीटर, ये किस राशि का मात्रक है वो लिखना है। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, धारा, या फिर विभवांतर। तो बिल्कुल आपका प्रतिरोधकता का ये मात्रक है, ये आपको याद रखना है, ओम इंटू मीटर, है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, कार्बन, सिलिकॉन, सोडियम, या फिर कोबाल्ट। तो बिल्कुल आपका सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन, किसके बाद, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। कौन सा, सिलिकॉन। और सिलिकॉन के बारे में और बात करें, मतलब इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सिंबल है वो क्या होता है, तो सिलिकॉन का सिंबल है वो होता है, मतलब प्रतीक। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है ना, इसी तरह इसमें भी होता है ना, तो ऐसा ही। ठीक है, इसका सिंबल हो गया। और परमाणु क्रमांक होगा तो होगा इसका सिलिकॉन का 14। ठीक है, कितना होगा, 14। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही, इसे कोई हर स्टूडेंट करना चाहिए, इस ये क्वेश्चन है ना आपका गलत है वो नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक आहार श्रृंखला है, कौन सी आहार श्रृंखला है, घास को मेंढक खाता है क्या, नहीं खाता है। मेंढक को बाज है वो नहीं खाता है, और बाज को है ना सर्प है वो नहीं खाता है। ठीक है, बाज सर्प को खाता है, लेकिन सर्प है वो बाज को नहीं खाता, तो ये आपका ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन आगे, मतलब ऑप्शन है, घास को टिड्डा, ये टिड्डा है वो खाता है, घास को क्या कौन खाता है, टिड्डा। और टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक खाता है। और मेंढक को कौन खाता है, सर्प खाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सही श्रृंखला है आपकी वो ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है। और पादप को हिरण को गाय थोड़ी खाती है, और ठीक है, और गाय को मेंढक नहीं खाता है, गाय को मेंढक थोड़ी खाता है, छोटा सा है जीव, तो ये आपका सौ ऑप्शन होगा ही नहीं। तो कौन सा होगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। और चिड़िया घास को थोड़ी खाती है, ठीक है, और हिरण भी चिड़िया को तो नहीं खाती है ना।
और बाज हिरण को कैसे खा सकते हैं, तो बिल्कुल आपका द भी नहीं होगा, सीधा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा ब। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन है आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में कौन सा जीवन होता है जो गंगा जल को दूषित करता है। मानव की आंत में एक जीवन होता है, तो उस जीवन को नाम है वो बताना है। ये ऑप्शन है आपका राइजोबियम, कोलिफॉर्म, फीता कृमि या फिर प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो बिल्कुल आपका कोलिफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये क्या करता है, गंगा जल को दूषित करता है, ये जीवाणु है एक प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है। ये भी आपके एक एक नंबर, ऊपर जितने भी मैंने क्वेश्चन करे हर एक क्वेश्चन है एक एक नंबर का था, अब भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि हाइड्रोकार्बनों में त्रिअबंध उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को कहते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं वो आपको है बताना है। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा गया है। जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती ना उनको तो क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ हो मतलब ऊर्ध्वाधर वर्ग होते हैं, ठीक है, उनको वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नेक्स्ट देख सकते हो, ये रहा आपका। ठीक है, तीसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति में शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मतलब जो कि समन्वय केंद्र है वो कौन सा है, शरीर में, हमारे शरीर में ना 3 मुख्य रूप से मतलब केंद्र हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा, मुख्य रूप से। ठीक है, तो मुख्य आ गया है तो आगे हम लगाएंगे मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क। यदि यहाँ पर मुख्य नहीं होता है तो हम कोई भी ऑप्शन लगा देते, क्या लगा सकते थे, मतलब मस्तिष्क भी लिख सकते थे, या फिर रीढ़ की हड्डी, जो कि रीढ़ की हड्डी होता है ना वो भी हम लगा सकते थे, और क्या लगा सकते थे, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा मस्तिष्क लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मस्तिष्क। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 नंबर, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों को हरे भागों से जल का जलवाष्प के रूप में उड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है, पौधों के हरे भागों से जल का जलवाष्प के रूप में। ये सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। इसका आंसर आप क्या करो, कमेंट में करो। ठीक है, क्योंकि ये सभी को आता है, कमेंट करोगे अवश्य। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालक। ठीक है, ये आपका इसमें हो गया करेक्ट आंसर। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये नियम मतलब प्रतिपादित किया किसने है, वो प्रतिपादित किया, धारावाही के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये नियम किसने प्रतिपादित किया, ऑस्टेड ने। किसने, ऑस्टेड। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, इसमें मिल गया आपको 1 नंबर। अब हैं आपके अगले क्वेश्चन है, अति गुरुत्वाकर्षण प्रश्न है वो आ चुके हैं। ये भी आपके कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन में एक अंतर लिखना, कितना अंतर लिखना, सिर्फ एक अंतर लिखना, और मार्क कितने मिलेगा, मतलब नंबर कितना मिलेगा आपको, 1 नंबर है वो इसमें मिल जाएगा आराम से, है ना। तो इसमें क्या अंतर है वो लिख दोगे, बिल्कुल इसमें आपका आराम से लिख सकते हो कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जबकि अपचयन में क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन में क्या, किसकी वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की, और अपचयन में किसकी होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये एक अंतर है वो लिख सकते हो आप। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख घटक हैं वो लिखिए, बेकिंग पाउडर के। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है, और एक आपको हो गया अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 प्रतीक के रूप में लिखोगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका, तांबा और जस्ता से बनने वाली मिश्र धातु का नाम है वो बताइए। नाम बताना है हमें, तांबा और जस्ता। ठीक है, तो ये दोनों को मिलेगा, मतलब कोई एक धातु, जैसे आपके तांबा हो गया, ठीक है, और एक जस्ता होगी, तो दोनों को मिलेगा ना, तो ये मिश्र धातु में आती है। कौन किस धातु में आती है, मिश्र धातु, मतलब मिश्रण है वो क्या है। ठीक है, तो ऐसी धातु का नाम है हमें बताना। तो एक धातु का उदाहरण के तौर पर बता सकते हो पीतल। ठीक है, ये किससे बनी होती है, तांबा और जस्ता, इन दोनों से मिलकर है वो पीतल बनती है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एस्टीकरण किससे कहते हैं, एस्टीकरण। ठीक है, तो इसमें लिख दोगे, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, और एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इसे एस्टीकरण कहते हैं। ठीक है, थोड़ी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, परिभाषा तो। अब है अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए, मेंडलीफ का। ठीक है, तो आप लिख दो कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, है ना। हो गया आपका।
अब है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन की दो तकनीक बताई जिसका उपयोग कृषि में किया जाता है। कायिक प्रवर्धन की तो दो तकनीक कहाँ है, आपको नाम है वो बताना है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, एक तो आपकी परतन, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ये एक तो आपकी परतन हो जाएगी, और एक आपकी हो जाएगी आपके कलम, ठीक है। ये मतलब दो तकनीक है वो होगी। और अथवा कलम की जगह आप लिख सकते हो रोपण, क्या लिख सकते हो, रोपण। जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है ना, ये हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, अनुमस्तिष्क, कौन सा भाग करता है, अनुमस्तिष्क, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब है अगला क्वेश्चन है किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। तो किस संयोजन में, ठीक है, तो उस संयोजन का मान बताना है, समांतर संयोजन है या फिर, तो वो बताना है ना। तो कौन सा संयोजन होगा आपका, समांतर संयोजन, समांतर संयोजन होता है, और एक होता है आपका श्रेणी संयोजन, ठीक है। इन दोनों में से बताएं तो आपका समांतर संयोजन, इसमें क्या होता है, न्यूनतम होता है तुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है। यदि वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। और बाकी मैं बात करूँ पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लोगे ना तो सबसे ऊपर है वो लिंक दिया है, ठीक है, telegram.me माई सक्सेस सेंटर ऐसा कुछ है वो लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ पर अधिक होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ पर अधिक होती हैं, जहाँ पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक हैं वो होगी, ठीक है। तो वापस बता रहे हूँ एक बार, चुंबक के जिस भाग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, रेखाएं है वो अधिक होगी, हो गया क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में जल का स्तर किस कारण चढ़ता और गिरता है, किस कारण चढ़ता है वो गिरता है। तो आप बता दोगे कि चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल चढ़ता व गिरता है, इस घटना को ज्वार भाटा भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको इस तरीके का पूछा जाता है कि ज्वार भाटा किससे कहते हैं वो भी बता सकते हो, है ना। अब अगला है अपमार्जक के अभिप्राय। अपमार्जक होता है ना, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो मृतदेह अवशेषों का अपमार्जन करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। ये हो गए। अब है 12th क्वेश्चन है एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजन करने से क्या होता है। तो क्या होता है, एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से परिपथ में अति भारण आ जाता है। क्या आ जाता है, अति भारण है वो आ जाता है, ठीक है। अब आ चुका है आपका खंड ब, ठीक है, और ये लघुत्तम प्रश्न है। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, वर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताना है। किसमें बताना है, वर्जन तथा निस्तापन, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार बता देता हूँ वर्जन। सबसे पहले वर्जन की बात करें तो ये होता क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। हो गया आपका। अब है अगला है निस्तापन। इसके बारे में बात करें तो निस्तापन होता है कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्पतान कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में तो क्या होगा, सल्फाइड होगा, और निचले में कार्बोनेट अयस्क होगा, ठीक है। उसमें आपको हो गया सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न यौगिकों को सही श्रेणी पहचानें, ठीक है, मतलब मिलान है वो करना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा, ठीक है। एथेन, सबसे पहले बात करें एथेन। एथेन का आपका होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो ए का ए हो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी डी होगा आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, है ना। और ए में रुकना, इसको वापस कट रख रहे हैं, ए का डी हो गया। फिर है बेंजीन। बेंजीन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हो जाएगा राइट आंसर। और उसके बाद है हेक्सेन। हेक्सेन का आपका हो गया बी ऑप्शन, ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और फिर चौथा बचा इसका सी हो जाएगा, विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये आपका मिलान हो गया। अब है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, इस श्रेणी का सूत्र है वो बताना है। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, फिर आपका सूत्र है वो लिखना है, ठीक है। तो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, CN फिर H2N+2, ये आपका क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र हो गया, ठीक है, मतलब इस श्रेणी का सूत्र। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे, तो हाइड्रोजन व कार्बन से बने वे यौगिक जिनमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त एवं समूह की संख्या लिखिए।
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त समूह की संख्या कितनी है? सबसे पहले बात करें आवर्त की, तो आवर्त है वो कितने हैं? 7 है, ठीक है। और बात करें समूह, समूह मतलब वर्ग, वर्ग हैं वो कितने हैं? तो 18 है। कितने? 18। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना, बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक, ये हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? अमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? वो कार्य है वो लिखने हैं। जैसे ये भोजन को सड़ने से बचाता है, क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है, अमाशय का ये कार्य हो गया। ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। HCl कठोर ऊतकों को घोलने में सहायता करती है। यह भोजन को रोगान्वित करता है, ठीक है। ये हो गया अमाशय में अम्ल का कार्य, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा में द्विखंडन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है और फिर आपको क्या करना है? इसका वर्णन है वो करना है। तो चित्र आप देख सकते हो, ये आपका लिखा हुआ है, मैंने जो आपको दर्शाया है, ठीक है। पुत्री अमीबा एक तरफ और एक है आपका मातृ कोशिका, ठीक है। हो गया आपका ये क्वेश्चन आपका क्लियर। चित्र के माध्यम से आपको समझाना, ये समझा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है वो लिखना है। क्या लिखना है? कायिक प्रवर्धन का लाभ लिखना है। सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, फिर लाभ लिख देना, ये भी आप कर सकते हो। अब है अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखने हैं। कितने उपयोग लिखने हैं? अवतल दर्पण के हमें 2 उपयोग हैं वो लिखने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में भी इनका उपयोग है वो करते हैं, ठीक है। और सौर भट्टियों में इनका उपयोग सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है, ये लिख सकते हो। और दंत विशेषज्ञ इनका उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ये आप इतना सारे हैं उपयोग, बहुत सारे उपयोग हैं, इसके लिख सकते हो जितने चाहो। अगला क्वेश्चन है, कॉलम एक्स को कॉलम वाई से सुमानित है वो करना है, ठीक है। तो ये कॉलम एक्स है और इधर वाई है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो, सबसे पहले विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का आपका मिलान होगा, ये दे सकते हो आई ई वाला, ठीक है। आई इजुगल क्यू बटा टी, टी, ठीक है, सॉरी, है ना। अब है विभवांतर, विभवांतर की बात करें तो ये आपका इसका मिलान होगा आपका डी, वी इजुगल डब्ल्यू बटा क्यू। उसके बाद ओम का नियम क्या है? ये तीसरा आपका, ये तीसरा एफ से होगा। किससे होगा? एफ। ये आपका वी इजुगल आई आर, है ना। और उसके बाद प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसका इसका मिलान हो जाएगा आपके बी से, ठीक है। ये आपका रो इजुगल आर ए फिर बट्टा एल, है ना। उसके बाद है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इनमें इसमें क्या है? ये भी सिंपल है। तो इसका पहले जो 5वें का पहला हो जाएगा मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। और फिर है समांतर क्रम संयोजन, ये होगा सी हो गया 1/r। और ये लिखा हुआ आपका क्या? 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचना है। और एक और क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र है वो बनाना है, ठीक है। तो चित्र आप देख सकते हो, ये चित्र है आपको बनाना है, ठीक है। देख सकते हो, ये चित्र आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में तथा संयंत्रों में समन्वित उपयोग होने वाले 2 सूक्ष्मों के उपायों के नाम लिखने हैं। और क्या क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सूक्ष्म उपायों के नाम है वो लिखने हैं। और क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ चित्र संयोजन में 10 ओम प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा I2 ज्ञात करनी है। तो I2 है वो ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों के नाम है वो लिखने, क्या नाम लिखना है। और उसके बाद ब है आपका, ज्वार भाटा है वो किससे कहते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि ये आपका है ना, नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्वों के नाम। एक तो आपका क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूरेनियम। और क्या हो जाएगा? एक हो गया आपका प्लूटोनियम, क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा के बारे में मैंने बता दिया था। लिखो कि इसमें क्या लिखोगे कि घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के घूरते हुए खिंचाव के कारण सागरों से जल का स्तर चढ़ता व गिरता, इस घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका खंड स है, आ चुका है। वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मा वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया है वो लिखनी है। सबसे पहले बात करें कि वियोजन अभिक्रिया है वो होती क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों या यौगिकों में विघटित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया मतलब टूट जाती है। संयोजन में क्या होती है? जुड़ती है, ठीक है, जुड़ती है और इसमें टूट जाती है, ठीक है। हो गया आपका क्लियर। और इसके बारे में थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया है वो लिख देनी है, ठीक है। CO3 वाली वो। अब है अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर व मादा लिंग हार्मोन के नाम लिखे। नर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाना। तो ये चित्र है, आप देख सकते हो, चित्र बना सकते हो। और बाकी इसके बारे में हार्मोन का नाम है वो क्या होगा? नर तथा मादा लिंग हार्मोन के नाम लिखने। तो नर का तो आपका हो गया टेस्टोस्टेरोन,
क्या हो जाएगा, मैंने एक आदिवासी परीक्षा में सवाल कराया था तो वो इसमें बता दिया था, ठीक है, लेकिन फिर वापस बता रहे हैं टेस्टोस्टेरोन भूल चुके होगे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हो गया आपका नर का, और मादा का कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन। कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ये हो जाएगा आपका मादा का। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का किरण चित्र बनाई, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान है वो लिखना है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लों के दो गुण लिखिए। खंड 2 आ चुके हैं और इसमें लिखने हैं आपके अम्लों के दो गुण, ठीक है। तो इनका स्वाद है खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। 2 हो गया, एक तो हो गया आपका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और नीले को लाल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं अम्ल, है ना। अब है अगला क्वेश्चन आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की कोई एक उपयोगिता है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये एक दुर्बल क्षारक है जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उद्देश्य करने में किया जाता है। अगला है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, यदि आपको इनमें से मतलब एक ही सवाल आता है, 2 सवाल नहीं आते, ये मान लीजिए 2 सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, तो आपको निचले वाले में आपको 3 सवाल आते हैं तो वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक लिया हुआ है, वैसे धोने का सोडा या बेकिंग सोडा के दो उपयोग हैं वो लिखने हैं, ठीक है। दो उपयोग लिखने हैं। धोने का सोडा का उपयोग लिख दोगे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, और कांच कागज व साबुन के निर्माण में। ये हो गया आपका धोने का सोडे का उपयोग, है ना। इसी प्रकार आपको बेकिंग सोडे का उपयोग भी लिखना है, तो बेकिंग सोडे में उपयोग में एक लिख सकते हो आपका, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है ना। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव की आहार नाल का नामक चित्र बनाना है, और क्या है वो है आपका, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ से होता है, और सह भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, और ये आपका नामक चित्र तो मैंने बता दिया आपको, ये लिख सकते हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अथवा में आप ऊपर वाला आपको नहीं आते ना तो ये नीचे वाला कर देना, ये आपको नहीं आते ना, तीनों में से कोई तीनों नहीं आते, ये तीनों नहीं आते तो आप नीचे वाले कर सकते हो, ठीक है। मनुष्य मानव की हृदय संरचना तथा इसकी क्रिया विधि का वर्णन है वो करना है, ठीक है, किस प्रकार की होता है ना। अब है अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो गया आपका हृदय का चित्र, ठीक है, हृदय की संरचना हो गई और चित्र हो गई, इसके बारे में आपको बताना है। अब है प्रश्न संख्या 23, जो क्या कह रहे हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग भी लिखने हैं, अवतल दर्पण के मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिखने हैं, और लेंस क्षमता का सूत्र लिखना था, तो इसकी मात्रा को परिभाषित है वो करना है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, या फिर आपको ये नहीं आता है, नहीं आता तो आप नीचे वाला कर देना, ठीक है। कौन सा, ये क्वेश्चन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को चित्र की सहायता से समझाई, ठीक है। तो ये चित्र तो मैंने बता दिया है, और बाकी इसको समझाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से, फिर आपको एक इस तरीके से, है ना, दाईं ओर दूरी प्लस है और बाईं ओर माइनस है ना। और ये लिख सकते हो। बाकी यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताई है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाइए। वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने करवा दिए, और बड़े क्वेश्चन में जितनी हो सके कोशिश है मेरी रही आपको जितनी हो सके समझाने की, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।